मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ाई कर रहे थे केमिस्ट्री, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था। इसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये चौथा वीडियो है, जिसमें आपको आज का वीडियो के साथ ही ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें संभावित क्वेश्चन। तो आप इस थ्योरी के कंप्लीट होने के बाद वो भी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अंतिम वीडियो थ्योरी का। क्या है? दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव। देखिए, इसके पहले जो भी वीडियो में पढ़ाई हुआ था, बताया गया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। जब भी ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी जहाँ भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा वहाँ पे अवकरण होगा, क्योंकि दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलता है, अवकरण और अभिकरण। जब अवकरण और अभिकरण वाला रिएक्शन हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन। और कुछ ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके दैनिक जीवन में, हमारे दिन प्रतिदिन के लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रभाव, क्या प्रभाव है? तो देखिए, पहला क्या है कि संक्षारण, क्रोजन। क्रोजन यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो देखिए, पहला तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। क्रोजन या संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? आपको दे देगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आपको ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, क्योंकि हमेशा देखिए, हमेशा ही ऑक्सीकरण अवकरण साथ में चलेगा। ये दोस्ती है ये लोग। ये जहां भी अवकरण रहेगा वहां ऑक्सीकरण रहेगा, मतलब जबरिया दोस्ती है ये लोग। तो ठीक है। वायुमंडल में मौजूद जल, गैस तथा अम्ल आदि के साथ प्रतिक्रिया के कारण धातुओं के उनके अवांछनीय गुणों में परिवर्तन की प्रक्रिया संक्षारण है। क्या? एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि वायुमंडल, यानी जो वातावरण में, वायुमंडल में मौजूद जल, जल है जल वाष्प के रूप में, गैस है विभिन्न गैस है, या अम्ल कोई है, आदि के साथ प्रतिक्रिया कर, कभी भी प्रतिक्रिया करेगा यानी अभिक्रिया होगा। प्रतिक्रिया के कारण धातुओं धातुओं के उनके अवांछनीय गुणों में परिवर्तन की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। यानी कुछ ऐसे धातु हैं जिसको अगर वायुमंडल में छोड़ दिया गया तो वायुमंडल में उपस्थित इससे, जल से या गैस से या अम्ल से प्रतिक्रिया कर, यानी अभिक्रिया कर, वो अपने गुण, धातु के जो गुण होंगे ना उसमें अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। यानी धातु का जो गुण है उसमें कमी आ जाता है। इस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। बस एक पॉइंट ये याद रखिएगा। और ये धातुओं के उनके अवांछनीय गुणों में परिवर्तन की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। देखिए, तो संक्षारण कई तरीके के हो सकते हैं। देखिए कैसे कैसे धातु में संक्षारण की क्रिया होती है। एक तो है जंग लगना। जंग लगना यानी, जंग लगना देखते हैं आप लोग, लोहा पे जंग लग जाता है। लोहा को कुछ देर के लिए अगर हम छोड़े हुए रहते हैं तो वो धीरे धीरे जंग लगता है और पूरा लोहा ही नष्ट हो जाता है। तो ये जंग लगना। ये लोहा ऑक्सीकरण और नमी, ये लोहा जो है ऑक्सीकरण और नमी दो चीज है। ऑक्सीकरण यानी वायुमंडल में ऑक्सीकरण आता है, ऑक्सीकरण और नमी के साथ प्रतिक्रिया कर लाल पदार्थ क्या देता है? लाल पदार्थ बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। जंग कहते हैं। लोहा ऑक्सीजन और क्रिया, लोहा किससे अभिक्रिया करता है? तो ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया कर लाल पदार्थ बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। तो इसका अभिक्रिया क्या है? जो ये जंग लगता है उसका अभिक्रिया देखिए, ये क्या है? ये लोहा ही है, यानी लोहा है। हर लोहा में Fe आयरन होता है। फिर ऑक्सीजन है, वायुमंडल में उपस्थित है, और जल है जो वायुमंडल में उपस्थित है। यानी नमी हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और आयरन हो गया। आयरन इन दोनों से अभिक्रिया कर क्या देता है? फेरिक ऑक्साइड देता है, Fe2O3। Fe2O3
फेरिक ऑक्साइड हो गया। कैसे देखिए, आपको FeO3 क्या बना, Fe से बना है, O से बना है। O पे क्या होता है -2 और Fe पे क्या होता है, Fe पे +2 हो सकता है या +3 हो सकता है। यहाँ पे +3, जब +2 रहता है तो फेरस बोलेंगे, अगर यहाँ पे +2 रहता है तो फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन अगर 3 है तो फेरिक ऑक्साइड होगा। ये 3 क्या है, ये 3 इधर जाता है, ये 2 इधर जाता है, ये बनता है F2O3 और H2 है पानी, क्योंकि ये पानी के साथ अभी अभिक्रिया किया है तो कुछ ना कुछ पानी रहेगा। तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। तो देखें कैसे आपको फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ा, आपको ध्यान से ही देखेंगे, क्योंकि देखिए E2 की आया यहाँ पे है यानी 2 इसका होगा, यानी -2 होगा, 3 इसके है तो इस पे 3 होगा। और हमेशा पहले प्लस वाले को लिखते हैं बाद में माइनस वाले को, नहीं इस पे +3 है, इस पे -2। और फेरस पे दो, फेरस की दो वैलेंसी होता है, एक होता है +2 और +3। जब +2 रहता है तो फेरस बोलते हैं, जब +3 उस पर चार्ज होता है तो फेरिक बोलते हैं। +3 है फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड। तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा, जब पूछ सकता है कि लोहे पे जंग लगता है तो उसमें फेरस का कौन सा रूप पर होता है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है कि फेरस ऑक्साइड। ये आपको दे देगा फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। तो आपको फेरिक ऑक्साइड होता है। क्यों ऑक्साइड होगा, क्योंकि फेरस यानी जो लोहा है किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से और वातावरण में उपस्थित नमी। तो ऑक्सीजन से है तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनेगा, तो फेरिक ऑक्साइड। और फेरस बनेगा कि फेरिक बनेगा, तो फेरिक बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग यानी जंग लगना, आयरन में जंग लगना। तो देखिए ये ताला है, ताला है लोहे का ताला है जो Fe, यानी जहां भी लोहा होगा Fe होगा। Fe लोहे का ताला है, वाटर के साथ अभिक्रिया किया, वाटर के साथ अभिक्रिया करके देख रहे हैं ताले का कलर कैसे हो जा रहा है, हल्का लाल कलर, लाल पदार्थ बनाता है ऊपर, यानी ये जंग लगना हो गया, जंग लगना हो गया। तो देखिए पहले बना FeO2, फिर Fe आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन किया तो FeO2 हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना रहा है। फिर तो ये आपका फेरिक और फेरस एसिड बनाता है। तो देख रहे हैं जंग कैसे लग रहा है ताले पे, लोहे का कोई भी सामान होता है उस पर जंग कैसे लगता है, एक ताला है तो जंग कैसे लग रहा है। ठीक है, यानी जंग लगना होता है जब लोहे को हम वातावरण में खुला हुआ छोड़ते हैं, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया लाल पदार्थ बनाता है, इसे जंग का। और जंग में रिएक्शन क्या होता है, तो ये रिएक्शन याद रखिएगा कि कभी भी आपको जंग पूछेगा आपको बताना होगा। देखिए अब तो जंग लगना, तो फिर जंग लगने से बचाने के लिए उपाय क्या करेंगे, उपाय करेंगे पेंट लगा के या ग्रीज लगा के, जिंक पर चढ़ा, जिंक की परत चढ़ा के। ठीक है, 4 प्रक्रिया है जिससे हम जंग लगने को बचाते हैं। देखते हैं घरों में लोहा का सामान रहता है उस पर पेंट कर दिया जाता है। क्यों पेंट कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर जंग नहीं लगे, क्यों पेंट करने किया जाता है। ग्रीज लगा के, ग्रीस भी लगा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा के, और आपका विद्युत लेपन द्वारा हम इसे जंग से बचा सकते हैं। देखिए दूसरा संक्षारण का, एक तो देखिए संक्षारण क्या था, धातु के अवांछनीय गुणों में परिवर्तन, एक था लोहा के अवांछनीय गुण में जिसको जंग लगना बोलते हैं। दूसरे तांबे का क्षरण, तांबे का क्षरण यानी हरी परत। देखिए जब लोहा पे जंग लगता था, लोहा पे जंग लगता है तो क्या लाल पदार्थ बनता है, और जब तांबा पे जंग लगेगा यानी तांबा का क्षरण होगा तो इसमें हरी परत बनेगा, हरी परत बनता है। देख रहे हैं तांबा का ये पाइप है, पाइप है जो तांबा अगर रिएक्शन करके हरी परत बना रहा है, देख रहे हैं हरा हरा परत आपको दिखा होगा। देखिए वायु के संपर्क में तांबे की वस्तुओं के आने पर तांबे की सतह पे कॉपर कार्बोनेट बनता है, ये याद रखिए। जैसे वो पे फेरिक ऑक्साइड याद रख रहे थे, उसी तरह कॉपर कार्बोनेट की हरी परत, ये भी याद रखिएगा, हरित परत चढ़ जाती है, फलता वस्तुएं अपने चमक खो देती है। यानी जो धातु तांबा था उसके अवांछनीय गुण था, जो उसका चमक का गुण था वो खो देता है, यानी अवांछनीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो हो जाता है, तो ये तांबे का क्षरण हुआ। तो यहाँ पे आपको दो चीज रखिएगा, जब भी तांबे वायु के संपर्क में आएगा तो वायु में उपस्थित नमी या विभिन्न प्रकार के गैस से अभिक्रिया करता है, तो वाटर हुआ, एयर हुआ, कॉपर अभिक्रिया। तो आपने क्या देखा, लोहे के साथ कौन सा अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन और नमी, वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और लाल कलर का उस पर परत चढ़ता है। जब तांबे का क्षरण होता है वो नमी और गैस के साथ अभिक्रिया करेगा तो तांबे पे हरी परत चढ़ेगा और उसको बोलते हैं कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। तांबे का मतलब कॉपर होता है।
ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट बनता है, परत चढ़ता है। वो चीज़ लोहा के केस में फेरिक ऑक्साइड बनता है, लाल परत चढ़ता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है और हरी परत चढ़ता है। तीसरा देखिए, अब देखिए एक तो लोहा पे देख लिए, तांबे पे का क्षरण देख लिए, अब चांदी धातु का क्षरण। चांदी धातु का क्षरण, चांदी धातु का क्षरण होगा तो काली परत। हम देखिए यहाँ पे इसलिए ये सब लिख दिए तो आपको याद रहेगा। तांबे पे हरी होता है, चांदी पे फिर काली होगा। ये चांदी पे काला, देखिए ये आपका पॉलिश चांदी का चम्मच है, देखिए कालापन आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा आपको दिखेगा, देख रहे हैं चांदी का चम्मच है और इस पर काला आ गया। ये रिएक्शन वायु के संपर्क में आने पे चांदी की सतह पे काली परत, याद रखिए काली परत बन जाती है जिससे चमक समाप्त होने लगता है। ठीक, काली परत। तो देखिए इसके लिए रिएक्शन क्या है, Ag यानी सिल्वर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ रहेगा, ये आपको वायुमंडल, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो Ag2S और H2 यानी सिल्वर सल्फाइड बनता है। सिल्वर सल्फाइड बनेगा और इसके परत जो होगा वो काला होगा। ठीक है, देखिए Ag2SO2, O2 भी रहता है, यानी वायुमंडल में तो रहेगा ही रहेगा, उससे Ag2S और 2 बनता है। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या होगा, काला। तो तीन चीजें आपने देखा, समराइज कीजिए। एक तो जंग लगेगा, संक्षारण यानी कोरोजन का 3 एग्जाम्पल है। लोहा पर जंग लगना, तांबे की परत पे तांबे पर हरी परत चढ़ना और चांदी पे काली परत, संक्षारण का एग्जाम्पल। लोहा के साथ क्या होता है, किससे अभिक्रिया करता है, तो ऑक्साइड से और नमी से फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तांबा किससे अभिक्रिया करता है, नमी और गैस से, तो ये फेरिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है और उस पर हरी परत चढ़ता है। और चांदी के साथ क्या है, चांदी किससे अभिक्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करता है और इस पर काला परत आता है, काली परत बन। तीनों पे दो दो चीज तीनों में याद करना है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि संक्षारण क्या है, क्षारण सही, कोई ये सब उदाहरण और ये सब समीकरण भी आप लिखें। अब देखिए दूसरा चीज है, एक तो आप संक्षारण पढ़ लिए, हमने क्या पढ़ा है, दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रभाव। एक तो संक्षारण है, अवकरण ऑक्सीकरण साथ साथ हो रहा है। अब देखिए विकृत गंधिता वासीपन डेंसिटी से भी आप परिचित हैं। देखते हैं कि खाना सुबह का बना हुआ खाना शाम तक बासीपन, दिन देख गंध आने लगे, वो खराब हो जाता है, या विकृत गंधिता या वासीपन, बोलते हैं ना खाना वासी हो, वासा हो गया, वो वासीपन की बात है। तो देखिए क्या है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ में भी है कि वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ का अधिक समय के लिए वायु के संपर्क में रहने पर वह वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उन गंध एवं स्वाद अप्रिय होने लगते हैं, जिससे विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी इसमें देखिए सभी खाने के साथ नहीं होता है, आप देखते होंगे कुछ खाना है जो नहीं खराब होता है, ठीक है, लेकिन जहां वसा और तेल युक्त हो, जहां फैट हो, वसा हो और तेल युक्त, जिसमें तेल हो युक्त खाद्य पदार्थ अधिक समय के लिए वायु के मतलब कुछ समय के लिए वायु के संपर्क में खुला रख दें, तो वायु में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय होने लगते हैं, यानी वो खराब हो जाता है, महक आने लगता है, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा क्या, तेल, वसा और तेल युक्त, ये याद रखना है, वसा और तेल युक्त पदार्थ ही विकृत गंधिता से जल्दी खराब होता है। और किससे संपर्क में आएगा, वायु के ऑक्सीजन में। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितने लाभदायक है, हम सांस में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से ही कई पदार्थ, कई धातुएं रिएक्ट करके खराब भी होती है। क्या देखें आपने, एक चीज़ का इंपॉर्टेंस मेरे लिए कितना है आप भी जानते हैं, अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हम जीवन में नहीं रह पाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वहीं ऑक्सीजन आपको कई प्रकार के नुकसान भी पहुंचाता है, जैसे ये सब अभिक्रिया के साथ। तो विकृत गंधिता वासीपन, देखिए इसका कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा और तेल के करण के कारण होता है। यानी ये वासीपन किस कारण होता है, तो हमेशा कोई पूछे वासीपन जो होता है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता किसके कारण होता है, तो ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो ऑक्सीकरण होता भी किसका है, तो तेल और वसा युक्त पदार्थ का,
तेल और वसायुक्त पदार्थ का ऑक्सीकरण के कारण विपरीत गंधिता। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे देखिए ये तो कारण हो गया, लेकिन आप देखते होंगे चिप्स के पैकेट का भी फेमस चीज़ है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। इस क्यों करते हैं? आप देखिए चिप्स का पैकेट जो है, पैकेट फुला हुआ रहता है। फुला हुआ पैकेट रहेगा तो वो तो खराब नहीं होता है, जबकि वो भी तो तेल में ही छाना गया होगा। तो फ्राई किस चीज़ में किया गया? वो तेल में ही किया गया होगा। तो यदि तेल है तो उसको भी खराब होना चाहिए। जबकि पैकेट किया हुआ चिप्स कहीं और से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होके आता है और कहीं और बिकता है, आपके आसपास में तो बनता नहीं है। तो फिर वो कैसे सही रहता है? वो तो काफ़ी लंबा समय तक भी रहता है। क्यों सही रहता है? इसलिए कि चिप्स का पैकेट होता है ना, उसमें ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जहाँ कांटेक्ट में रहेगा वहीं तो वो काम खराब करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकरण करना है उसको, तेल और वसा को। लेकिन वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं रहने देंगे। अगर हम चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन निकाल दें, तो ऑक्सीजन निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन निकाल के हम कौन सा गैस बन रख देते हैं? नाइट्रोजन गैस रख देते हैं। नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया तेल और वसा नहीं करता है, जिसके कारण चिप्स हमारा सुरक्षित रहता है और कई दिनों के बाद भी हम चिप्स खाते हैं, वही टेस्ट और वही मजा आता है। ताज़ा ताज़ा हुआ चिप्स, ताज़ा चिप्स, तो वहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपका रेंसिडिटी का, विकृत गंधिता, बासीपन। देखिए कुछ ब्रेड रहता है, उस पर फंगस जैसा इस तरह से काला आने लगता है, ये आपका खराब हो रहा है, यानी इसमें रेंसिडिटी हो रहा है। यानी जो इस पे तेल और वसा है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, वो अपना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दुर्गंध और अप्रिय स्वाद देता है। इसी तरह देखिए टमाटर कुछ दिन के रखा हुआ टमाटर कुछ दिन के बाद ऐसे होगा, उसके बाद जाता है। क्या होता है? टमाटर जब रखा हुआ है तो वो अभिक्रिया करता है, किससे के साथ अभिक्रिया करता है? तो वातावरण में उपस्थित गैसेस के साथ अभिक्रिया, कुछ अम्ल रहा कुछ वाष्प रहा, उसके साथ अभिक्रिया कर ऐसे होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस में आता है। तो देखिए क्या होता है, आखिर ये टमाटर जब है तो ये क्यों ऐसा हो गया? कुछ दिन के बाद टमाटर रहता है उसका सड़ जाता है। तो देखिए पहले क्या होता है, नॉर्मल सेल ऐसा रहता है, सेल अटैक्ड बाई फ्री रेडिकल्स। जैसे ही ये सेल हुआ तो इस पर ना कोई ना कुछ ना अटैक करता है इस मान लो कोई जीवाणु हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, वो गया और उसके को विकृत किया और उस पर रिएक्शन कराया, और रिएक्शन का सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्टेट, और सेल जो होता है उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है और सेल उसका मरने लगता है, हो जाएगा, सड़ने लगता है। ये सर देखें कैसे डेंसिटी होता है। अब देखिए विकृत गंधिता रोकने के उपाय, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा तो ऐसे पूछता है कि विकृत गंधिता क्या है, उदाहरण दें। उसके बाद बोलेगा विकृत गंधिता रोकने के उपाय भी बताएं। तो देखिए विकृत गंधिता रोकने का उपाय क्या है? एक तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे सिट्रिक्रम, लिथिन आदि को मिला के, ठीक है। आपने क्या बोला कि विकृत गंधिता क्या कब होगा? जब कोई भी तेल और वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए। तो हम तो पहला करेंगे भाई, ऑक्सीजन हटा दो। ऑक्सीजन हटाना संभव नहीं है सब जगह से, ऑक्सीजन नहीं हटाएंगे तो हम क्यों नहीं एंटीऑक्सीडेंट दे दें, यानी कुछ हम एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति को वो समाप्त कर दे, उसके उपस्थिति के से उत्पन्न प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन और उसका एंटी है, यानी वो एंटीऑक्सीडेंट रहेगा तो ऑक्सीजन के काम करने ही नहीं देगा। तेल और वसा युक्त पदार्थ क्या होगा हमारा? सुरक्षित। हम पहला यूज क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, जैसे सिट्रिक्रम, लेसिथिन आदि को मिलाकर खाद्य पदार्थ। एयर टाइट कंटेनर उपयोग करके कोई सामान हम अगर रख रहे हैं, सुरक्षित रखना है, तो हमको जहाँ रखें वहाँ पे एयर टाइट कंटेनर करें। बहुत देखते हैं खाना को बोला जाता है ढक के रखिए, पैक रखिए, ताकि खराब नहीं होगा। क्यों पैक रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट यानी उसका जो जुड़ाव है वो कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो तेल और वसा युक्त पदार्थ को नष्ट नहीं। तो एयर टाइट कंटेनर। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर यानी फ्रिज में रखकर, देखते हैं कई खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होता। नाइट्रोजन द्वारा हवा को प्रतिस्थापित करके, जैसे पैकेट में पहले भी बताए थे, क्या होता है जब जिस पैकेट में ऑक्सीजन नहीं रहे, ऑक्सीजन को बाहर करके उसकी जगह नाइट्रोजन हम फिल कर,
तो ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, वसा और तेल युक्त पदार्थ उससे रिएक्शन करेगा नहीं, और रिएक्शन करेगा नहीं तो विकृत होगा नहीं, यानी वाष्पीकरण होगा नहीं, और हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित। ठीक, ये विकृत गंधिता रोकने का उपाय 4। अब देखिए 3 नंबर, भोजन का पाचन। तो आपने अभी रिडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा? एक तो संक्षारण, संक्षारण में क्या था? 3, लोहे पे जंग लगना, कॉपर पे काली परत हरी परत चढ़ना, चांदी पे काली परत चढ़ना। उसके बाद था विकृत गंधिता, वासीपन, है प्रभाव भोजन का पचना। हमारे शरीर में भोजन का कैसे पचता है उस पर भी हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो देखिए एक क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और हमें देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो पाचन क्रिया के क्रम में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च यानी ग्लूकोज अवघटित होकर, अवघटित होगा, आपको बताए थे जब अवघटन अभिक्रिया पढ़ाए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, भोजन का पाचन अवघटन या विघटन अभिक्रिया होता है। तो अवघटित होकर ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर CO2 जल तथा ऊर्जा बनाना है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो गए, ग्लूकोज है जो ऑक्सीकृत हो गए CO2 और जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित। तो भोजन का पचना भी रिडॉक्स अभिक्रिया का से संबंधित है, यानी उस पर का प्रभाव होता है भोजन का पचना। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे हुआ, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, CO2H2O बना, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए C6H वाले ग्लूकोज बिकम्स ऑक्सीडाइज CO2 बन रहा है, यानी C6H/O6 का ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, और O2 का बिकम रिड्यूस H2O में, क्योंकि H2 एडिशन, अब देखिए O2 में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। जो अब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो क्या होगा, अवकरण होगा, क्या होगा, अवकरण होगा, अवकरण हुआ, ये ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण और अवकरण हो गया तो क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया का हम प्रभाव कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन, तो भोजन का पाचन भी रेडॉक्स अभिक्रिया का भाव है। अब देखिए चौथा है दहन की क्रिया यानी कंबसन, कंबसन पे भी आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव होता है। कैसे देखिए, सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है। सभी पदार्थ जलता है तो ऑक्सीकरण है, क्योंकि देखिए कोई भी पदार्थ जलता है कब जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा। तो आपने क्या पढ़ा, रेडॉक्स, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, दैनिक जीवन में इसके प्रभाव की चर्चा करें। तो पहले बताएंगे आप रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उसके बाद दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है। तो पहला प्रभाव संक्षारण का, जिसमें 3 दिखाए, लोहा पे जंग लगना, काली कॉपर पे हरा परत का चढ़ना, और चांदी पे काला परत का। दूसरा है विकृत गंधिता या वाष्पीकरण बताएंगे। तीसरा बताएंगे क्या, क्या था, हाँ भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, और चौथा है आपका दहन की, रेडॉक्स। अब देखिए, अब एक चीज है दहन क्या होता है, किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन का, किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन कहा जाता है। दहन यानी कोई पदार्थ जलता है उसे दहन। सामान्यतः दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सामान्यतः, यानी सामान्यतः, ऐसा नहीं कि हमेशा जरूरी की है कि ऑक्सीजन ही हो, नाइट्रोजन भी रहता है कभी कभी, तो वो कोई पदार्थ जलने लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि दहन जो होगा हमेशा सामान्यतः ऑक्सीजन उपस्थिति में ही, दो अगर ऑक्सीजन नहीं है दहन की अभिक्रिया नहीं होता है, दहन जलेगा ही नहीं। आपको देखिए एग्जाम्पल से, मान के तिल्ली, आप माचिस का तिल्ली को जलाते हैं तो जल जाता है, लेकिन आप माचिस की तिल्ली को जला हुआ तिल्ली को जैसे ही आप बंद किसी डब्बा में ले जाइए वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गया, कम हो गया तो बुझ जाएगा, क्योंकि जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, माचिस को जलाइए, ऐसे नॉर्मल जलेगा जलेगा, माचिस को जलता हुआ माचिस को तुरंत पैक डब्बा में ले जाइए, देखिएगा वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो और जलेगा। सामान्यतः कुछ केस
ना रहे तो नाइट्रोजन चल जाता है। हम आपका अपवाद है वो बताएंगे, लेकिन सामान्यतः हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। जैसे देखिए कोयला है, कार्बन है, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो CO2 बनेगा, उष्मा बनेगा, प्रकाश बनेगा। कोयला को जलाते हैं तो क्या होगा, उष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। उसी तरह सल्फर O2 के साथ SO2 उष्मा और प्रकाश देगा। सल्फर को जलाएंगे तो आपको उष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, ये हो गया आपका दहन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, देखिए अभी हमने क्या बताया कि दहन जब भी होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन होगा 3 Mg प्लस Mg3N2 और आकाश दे। Mg क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने इसके पहले में क्या बोला था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सामान्यतः दहन होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दहन नहीं होगा। और कुछ केसेस ऐसा होता है, अपवाद मान लीजिए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं है तब भी दहन होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैग्नीशियम को अगर नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में चलाएंगे तो Mg3N2 और प्रकाश देगा, जल जाएगा। उसी तरह C25H52 को अगर Cl2 क्लोरीन गैस की उपस्थिति में, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन हम अधिकतम केस में ऑक्सीजन होना चाहिए जलने के लिए। कुछ ऐसा केस है एक दो जो अपवाद है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि मैग्नीशियम जलेगा किसकी उपस्थिति में, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन छोड़ देगा, नियॉन गैस, कोई ऑर्गन गैस, और आपको वहाँ पे आप तो चूज कीजिएगा रे ऑक्सीजन की उपस्थिति में सब कुछ जलता है, ऑक्सीजन क्या नहीं है, तो आप मिस्टेक कर जाएंगे और आप खोजेंगे कि यार इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ रहेगा। हम जो है आपको ए याद कर, ठीक है। अब देखिए दहनशील या ज्वलनशील, अदहनशील और अज्वलनशील। अब तो अभी आपने दहन पढ़ा, तो जो पदार्थ दहन में जलता है उसको दहनशील बोलेंगे, जो नहीं जलेगा वो अदहनशील हो गया। वही है दहनशील, ज्वलनशील उसी को बोलते हैं, या अदहनशील या अज्वलनशील। नहीं जलेगा उसको अदहनशील या अज्वलनशील, तो जलेगा दहनशील ज्वलनशील। दहन का पोषक, देखिए दहन का पोषक मतलब दहन किसके उपस्थिति में होता है, उसका पोषण करने वाला, यानी उसको न्यूट्रिशन यानी पोषक कौन है, वायु है। वायु में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन, तीन गैस है जहां पे दहन संभव होता है। तो सामान्यतः दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और ऑक्सीजन कहाँ रहता है, वायु में, तो वायु में खुला हुआ वातावरण में वायु है, वायु में ऑक्सीजन है, तो सब कुछ। दूसरा नाइट्रोजन की उपस्थिति में, अभी आपने पढ़ा था मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल जाता है। इसी तरह आपने एक और पढ़ा था क्लोरीन की उपस्थिति में भी जलता है कुछ, यानी दहन का पोषक बोला जाए तो तीन हो गया। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि दहन का पोषक इनमें से कौन है, और ऑप्शन दिया रहेगा वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और इनमें से सभी, तो आप डालेंगे कि हाँ इनमें से, देखो नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन में भी कुछ पदार्थ चलते हैं। दहन का अपोषक यानी किसकी उपस्थिति में नहीं जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कोई भी पदार्थ नहीं चलता है। इसीलिए जलने वाले स्थान पे यानी आग लगा हुआ हो तो बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ पे छोड़िए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर कोई भी पदार्थ नहीं। देखिए अब देखिए, अब कुछ एक कंसेप्ट है, देखिए ए भी कुछ जल रहा है और ए भी कुछ जल रहा है। यहाँ पे येलो यानी पीला फ्लेम है, इसका फ्लेम का कलर क्या है, पीला है। यहाँ पे कलर कैसा है, ब्लू फ्लेम है। अब बोलिए एक ही चीज तो जल रहा है, यानी ये भी कोई दहनशील पदार्थ है, जल रहा है, ये भी कुछ जल रहा है। यहाँ पे जल रहा है तो पीला फ्लेम दे रहा है, और यहाँ पे ब्लू फ्लेम दे रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों वहाँ पे ब्लू गैस जलाते हैं ब्लू फ्लेम देता है, जबकि वहीं मोमबत्ती जलाएंगे तो आप ब्लू फ्लेम देगा। इसका कारण क्या है ये, ठीक। अब देखिए जब ब्लू फ्लेम कब देता है और येलो फ्लेम कब देता है, ये चार कंडीशन देखिए। एयर होल्स फुल्ली क्लोज, जो एयर होल है फुल्ली क्लोज है, फुल्ली क्लोज है मतलब इसमें यहाँ से कहीं एयर के लिए लीकेज नहीं है, यानी लीकेज नहीं है।
एयर होल स्लाइटली ओपन, यानी पूरी तरह से एयर बंद है। यहाँ पे स्लाइटली ओपन है मतलब थोड़ा सा एयर जाने की संभावना है। हाफ ओपन, आधा ओपन है। फुल्ली ओपन, फुल्ली ओपन है। दैट मीन्स इसमें कुछ भी एयर बाहर से नहीं जा रहा है, यानी फुल्ली टाइट है और यहाँ पे जल रहा है। तो यहाँ पे कोई एयर नहीं जा रहा है, यानी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, यानी दहन के पोषक कोई नहीं जा रहा है। जब दहन का पोषक मान लीजिए कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रह रहा है तो वैसे ज्वलन जहां वहां कुछ जलेगा तो आपको येलो कलर का फ्लेम देगा, पीला कलर का। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है या वायु की उपस्थिति नहीं है, वहां पे कुछ भी जलाइएगा तो आपको पीला फ्लेम। एक तो पहले उपस्थिति नहीं तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर उपस्थिति नहीं है तो वहां पीला फ्लेम देगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर एयर ढीला किए हुए तो आपको हल्का पीला आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है तो और कम पीला होगा। और अगर फुल्ली एयर होल्स फुल्ली ओपन, यानी एयर इसमें जाने की संभावनाएं हैं, यानी एयर जा रहा है, तो देख रहे हैं कि ब्लू फ्लेम दे। क्या देखना, जहां पे एयर यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यानी ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां पे ब्लू फ्लेम देगा, और जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वहां पे येलो। ठीक, आगे देखिए और समझ। दहन की आवश्यकता, दहन की आवश्यक शर्तें क्या है, तो तीन आवश्यक शर्त है। कुछ भी चीज दहन यानी जलेगा उसके लिए तीन आवश्यक शर्त होता है। तो पहला, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलन जलने वाला पदार्थ। ऐसा तो नहीं है ना कि पत्थर को हम जला सकते हैं, पत्थर को नहीं जला सकते। लकड़ी है उसको जला सकते हैं, कोयला है जला सकते हैं, मोमबत्ती है जला सकते हैं, या कोई गैस एलपीजी गैस उसको जला सकते हैं। लेकिन तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहन के लिए आवश्यक है दहनशील पदार्थ। दहन हेतु पोषक पदार्थ का होना जरूरी है। दहन हेतु पोषक पदार्थ मतलब जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, उसका पोषक तत्व का होना, जैसे है लैंप है, लालटेन है, कंबल है, ये जलने वाला चीज है। ज्वलन ताप, एक देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। कोई भी पदार्थ जलता है जब उसका लिए मिनिमम यानी न्यूनतम तापमान उसको मिले तभी आपको बताते हैं। एक तिल्ली, तिल्ली को, एक तिल्ली यानी एक माचिस से गैस गैस कितना इजी वे में जल जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर का अगर हम जला रहे हैं तो कितना इजी, एक गैस पे उसको देखते हैं आप, उसका लाइटर, लाइटर में कितना फ्लेम, छोटा सा फ्लेम आता है, उससे भी वो जल जाता है। यानी उसका ज्वलन ताप है जो कम होता है, वो एक हल्का मात्र तिल्ली से वो जल जाता है। जबकि मान के चलिए एक लकड़ी का बड़ा सा तिल्ली है, उसको क्या आप वो लाइटर से जला सकते हैं क्या, या माचिस को जलाने से जला सकते हैं क्या? क्योंकि नहीं जलता है, क्योंकि उसका न्यूनतम तापमान की प्राप्ति नहीं होता है। हर पदार्थ का, हर ज्वलनशील पदार्थ का एक न्यूनतम तापमान होता है, और वो तापमान मिलेगा तभी वह पदार्थ जलेगा। जैसे लाइटर की एक मात्र तिल्ली, मात्र आग से एक हमारा गैस सिलेंडर से यानी गैस चूल्हा जल जाता है, लेकिन जबकि उस तिल्ली से हम एक लकड़ी का, सूखा हुआ लकड़ी का तिल्ली यानी सिल्ली जलाएं तो नहीं जलेगा। क्या क्या कारण है? कारण यही है कि ज्वलनशील पदार्थ का एक ज्वलन ताप होता है, और वह न्यूनतम ज्वलन ताप उसको मिलेगा तभी वो जलेगा। ठीक, तो ये तीन आवश्यक शर्तें हैं किसी पदार्थ। ज्वलन ताप देखिए क्या है, वह न्यूनतम ताप, क्या बोला था कि किस पदार्थ का न्यूनतम ताप होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ करते उस पदार्थ को ज्वलन ताप, वह न्यूनतम पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर ज्वलन। अब देखिए, अब एक नया कंसेप्ट है ज्वाला, फ्लेम। तो अभी हम फ्लेम पढ़े थे भाई, ब्लू क्यों होता है, ब्लू क्यों रह जाता है, पीला क्यों रहता है, तो सबके बारे में। फ्लेम क्या है, ज्वाला क्या है? सभी दहनशील गैसें तथा ठोस, सभी दहनशील गैसें तथा ठोस और द्रव ईंधन जो गर्म करने पे वाष्प बनाते हैं, जलने पे ज्वाला उत्पन्न। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए समझिएगा। ज्वाला कब उत्पन्न होगा? हर केस में ज्वाला नहीं उत्पन्न होता है। बोला सभी दहनशील गैसें, ये तो ये सभी गैस नहीं, कोई भी दहनशील जलने वाला गैस है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होगा। नहीं, गैस के केस में सभी ज्वलनशील गैस है, सभी दहनशील गैस है, तथा वैसे ठोस और द्रव ईंधन, ठोस और द्रव ईंधन में द्रव और ठोस होना चाहिए।
यहाँ पे गैस तो सभी गैस जलेगा ही जलेगा, जितना गैस जो जलने लायक गैस है सभी गैस जलेगा तो ज्वाला उत्पन्न कर, आपको हमेशा याद रखिए सभी ज्वलनशील गैस जलेंगे तो ज्वाला उत्पन्न कर। लेकिन अगर ठोस और गैस का क्या मैटर है, तो वैसा ठोस और द्रव ईंधन जो गर्म जो गर्म करने पे वाष्प बनाते हैं, तो गर्म करने पे वाष्प बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं, जलने पे ज्वाला उत्पन्न। देखिए ईंधन मतलब दहनशील पदार्थ क्या हो सकता है, आपका ठोस होगा, द्रव होगा और गैस। नहीं हो सकता है ना। देखिए ये ठोस द्रव गैस यही ज्वलनशील पदार्थ होगा। तो देखिए गैस है तो इस सभी गैस आपको ज्वाला देगा। कोई भी जलने वाला गैस है, जलने वाला गैस है तो हमेशा ज्वाला देगा। ठोस और द्रव में क्या केस है कि ठोस और द्रव के वैसे ईंधन जो गर्म करने पे आपको क्या देता हो, गर्म करने पे वाष्प बनाता हो, वाष्प वेपर बनाता हो, तब वो सब आपका जो ईंधन होगा वो आपको ज्वाला देगा। ज्वाला कैसे कब मिलेगा, तभी जलने वाला गैस अगर जले तो वो ज्वाला देगा। ठोस और द्रव के केस में वैसे ठोस और द्रव ईंधन जो गर्म करने पे वाष्प बनाते हैं नहीं आपको ज्वाला देगा, और जिसमें वाष्प यानी वेपर नहीं बनता है वो आपको ज्वाला नहीं देगा। ठीक। ज्वाला की प्रकृति क्या है यानी नेचर क्या है, नेचर ऑफ फ्लेम। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होना चाहिए, ऑब्वियस बात है किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पे, तो देखिए ज्वाला की प्रकृति दो चीजों पे निर्भर करता है। तो ज्वाला कब कब होगा, तो गैस ईंधन होगा ज्वाला देगा। ठोस और द्रव, वैसे ठोस और द्रव ईंधन जो गर्म करने पे वाष्प बनाते हैं उन्हीं में ज्वाला उत्पन्न होगा। तो देखिए ज्वाला की प्रकृति का निर्धारण है, ज्वाला किस प्रकार का होना चाहिए, येलो कलर का होगा या आपका ब्लू कलर का, नहीं पीला रंग का हो या नीला रंग या ब्लू कलर का हो, पे डिपेंड करेगा ऑक्सीजन प्राप्त आपूर्ति। यानी कुछ भी जला रहे हैं तो ये तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, या जला रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं, तब थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, उस स्थिति में ज्वाला की प्रकृति यानी नेचर होगा ना, में विभिन्नता आएगा यानी अंतर आएगा। ठीक है सर। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पे, पर्याप्त आपूर्ति हम पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए जलने के लिए उतना दे रहे हैं, पर्याप्त आपूर्ति, ईंधन का पूर्ण दहन होता है। बात है, ईंधन का पूर्ण दहन होगा जब किसी पदार्थ को जलने के लिए इतनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उतना हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ईंधन का पूर्ण दहन होगा। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होगा, किंतु प्रकाश बहुत से प्रकाशहीन ज्वाला का, तब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए तब आ जाएगा। और इसलिए हर लाइन को जब पढ़ें तो गौर से पढ़ें, थोड़ा सा रुक के पढ़ें, चीज़ों को समझ के पढ़ें, तो आपको चीज़ वैसे ही याद हो हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने चाहिए उतना देर, ईंधन का पूर्ण, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ईंधन के पूर्ण दहन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति चाहिए, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्याप्त उसकी आवश्यकता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पे ईंधन का पूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन होगा, इससे निर्मित ज्वाला, जब उससे ज्वाला जो बनेगा उसका रंग नीला, यानी जब भी हम किसी जलने वाले पदार्थ में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्षमता यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार करेंगे तब उसका ज्वाला का रंग नीला, प्रकाश नीला होगा। लेकिन जब ज्वाला का रंग नीला होगा तो उसमें प्रकाश नहीं होगा,
जब आप एलपीजी गैस सिलेंडर जलाते हैं, गैस चूल्हा जलाते हैं, देखना उसका ज्वाला का प्रकाश, ज्वाला कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नहीं नीला होगा। नीला होता है तो देखते हैं उससे लाइट नहीं आता है। कि वही मोमबत्ती जलाइए, उसका ज्वाला कैसा है, पीला होता है, पीला होगा तो प्रकाश भी आता है। जहाँ भी नीला कलर का अगर ज्वाला है तो वहाँ प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश नहीं होगा, ये प्रकाशहीन। समझ में आ रहा है? तो देखिए प्रकाशहीन ज्वाला करते हैं, उदाहरण स्टोव, स्टोव या गैस चूल्हा। गैस चूल्हा एग्जाम्पल दे सकते हैं, एलपीजी गैस चूल्हा। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति हो, आपूर्ति होने पे अपर्याप्त मतलब जितना चाहिए उसको ऑक्सीजन उतना हम नहीं दे रहे हैं, तो चाहिए 10, तो हम सप्लाई कर रहे हैं 2। तो जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, धन का पूर्ण दहन नहीं होता है, चाहिए उसको नहीं देंगे तो दहन नहीं होगा। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला, जो ज्वाला होगा वो पीला होगा। हम पर्याप्त मात्रा में प्रकाश निकल, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश निकलता है, जैसे प्रकाशमान ज्वाला, जैसे लैंप, लालटेन। तभी तो अब तो लाइट रह गए सभी जगह, गाँवों में भी है। तो पहले आप लोग लालटेन और लैंप से पढ़ाई होता था। लालटेन और लैंप से क्यों पढ़ाई होता? क्योंकि वो प्रकाश देता था। प्रकाश कैसे देता था? प्रकाश इसलिए देता था कि उसका जो ज्वाला है वो ज्वाला आपको पीला कलर का है, और पीला कलर का है तभी, जब ज्वाला पीला नहीं तो प्रकाश देगा। पीला कलर के जितने ज्वाला होगा उसको प्रकाशमान ज्वाला ज्वाला कहेंगे। और इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। जैसे देखिए आप लैंप और लालटेन क्या देखते हैं, जब लैंप और लालटेन जलता है तो उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जाता है, क्योंकि नीचे से तो कोई ऑक्सीजन दे नहीं। लालटेन भी देखते हैं नीचे से पैक रहता है, ऊपर थोड़ा सा छुड़ा हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा। और लैंप में ऊपर में पूरा लैंप ओपन रहता है, ऊपर से ऑक्सीजन जाना टफ है। नीचे से अगर कोई हम छेद दे के दिए हुए रहते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जाता है, लेकिन वहाँ नहीं जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे पीला ज्वाला देगा और प्रकाश देता है। जबकि गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर चूल्हा के बारे में देखिए, चूल्हा में क्या नीचे से देखते हैं आपको ओपन रहता है। जब आप गैस चूल्हा को देखेंगे उसको पलट के देखिए, नीचे से ओपन रहता है, और जहाँ से गैस निकलता है ना वहाँ भी थोड़ा सा होल रहता है, यानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होता है। कि वो वायु है, और वायु तो सब जगह है, और वायु सब जगह है तो वायु में ऑक्सीजन है। यानी एलपीजी गैस चूल्हा है, चूल्हा के नीचे ओपन, सारा चीज ओपन रहता है, देखिएगा उतना सील्ड नहीं रहेगा, पैक नहीं रहता, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होता है। जब पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होता है तो क्या होगा, उसका ईंधन जो जलेगा, दहन, पूर्ण दहन होगा। पूर्ण दहन होगा तो ज्वाला कैसा, नीला रंग का होगा। और जब ज्वाला नीला रंग का होगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा तो ज्वाला को बोले प्रकाशहीन ज्वाला। जब दूसरा केस में जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त, यानी जितना जरूरत है उतना नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे दहन पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है। किंतु इस केस में ज्वाला जो होता है पीला होगा, और पीला होता है तो प्रकाश देता है, लैंप लाइट। अब देखिए मोमबत्ती की ज्वाला, इससे आपको क्वेश्चन आता है कि आप मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में थोड़ा सा। मोमबत्ती की ज्वाला नहीं, सेमम वैक्स में 3 भाग होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में 3 भाग होता है। केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल एंड सेंटर पॉइंट, मिडिल जोन, मिडिल जोन है, आउटर मोस्ट मिडिल। देखिए ये नीला होता है, ये नीला होता है, दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि मोम के वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, तो इस भाग को अदहन का क्षेत्र बोलते हैं, दहन नहीं हो रहा है। हालांकि इस क्षेत्र ताप सबसे कम रहता है एवं इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पे तिल्ली नहीं जलेगा। ठीक है। केंद्रीय मंडल, यानी ये नीला कलर का होगा, केंद्रीय मंडल जो होगा नीला कलर का होगा, ये दहन की क्रिया नहीं होता है केंद्रीय मंडल में, क्योंकि मोम के वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। मोम के वाष्प जो है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है, इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जाती। ठीक है। देखिए कैसे आपको हम समझा रहे हैं। एक चीज और देखिए उसके बाद दूसरा है प्रकाशमान मंडल।
यह ऑक्सीजन की अपर्याप्त पर जहां भी प्रकाश निकलेगा यानी ज्वाला का कलर पीला होगा यानी वहां पे अपर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त आपूर्ति होगा, अपर्याप्त चाहिए उतना नहीं, ज्वाला का फ्लेम जो होगा पीला कलर का होगा, वहां पे आसमान मंडल पे ज्वाला का होगा पीला। मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, ऑब्वियस बात है, जहां अपर्याप्त ऑक्सीजन वहां अपूर्ण दहन होगा। ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है तथा पीला प्रकाश निकलता है, पीला प्रकाश, प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। प्रकाशहीन, देखिए प्रकाशहीन क्यों होगा, जहां पे जितना ऑक्सीजन चाहिए वहां पे सप्लाई करेंगे तो पूर्ण दहन होगा, और पूर्ण दहन होगा यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होता है। पूर्ण दहन होगा यानी वहां पे ज्वाला का फ्लेम जो होगा नीला कलर का होगा, नीला कलर का होगा तो प्रकाश नहीं देगा, जब इसको प्रकाशहीन, ठीक है। देखिए मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती के ज्वाला में देखिए 3 भाग होता है, तो केंद्रीय मंडल होगा, और दूसरा प्रकाशमान मंडल, तीसरा प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन, ठीक है, 3 उसका पार्ट होता है किसी भी मोमबत्ती के। तो केंद्रीय मंडल क्या होता है, ये नीला कलर का होगा, केंद्रीय मंडल जो होगा वो नीला कलर का होगा। नीला कलर का होगा, क्यों नीला होगा, फ्लेम नीला है यानी प्रकाश नहीं होगा वहाँ, नीला है यानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई क्या होता है इसमें की क्रिया, और इस भाग के अदहन का क्षेत्र बोला जाता है। देखिए देखिए जैसे ये वाला जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हो रहा है। कंबसन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे समझ, इस ये मानिए ये मोम है, मोमबत्ती है, देखिए मोमबत्ती ऐसे जलता है, एक सबसे बाहर वाला भाग होगा, सबसे बाहर वाला भाग होता है, सबसे बाहर वाला भाग होता है, क्या है? देखिए क्या है, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती का ये सबसे बाहर वाला भाग है, तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होगा, क्यों कि मोमबत्ती का फ्लेम है, तो फ्लेम है तो बाहर वाले पार्ट को ऑक्सीजन, वायु का ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलेगा तो वहां पे पूर्ण दहन होगा, और पूर्ण दहन होगा तो क्या होगा, वहां पे उसका फ्लेम का कलर ब्लू होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबसन हो रहा है तो इसका ब्लू कलर, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बीच वाला कलर, इसको आपको मिडिल जोन बोलेंगे, और एक मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन होगा, येलो कलर होगा, ठीक, यहाँ पे जो होगा येलो प्रकाशमान होगा, येलो कलर होगा तो प्रकाश देगा, ठीक। और तीसरा जो होगा बर्ट वैक्स वेपर, जैसे जहाँ पे ब्लैक होगा, ये वाला ये लिस्ट हॉट होता है, ये वाला लिस्ट हॉट होगा, देखिए वाला कलर, ये आपका और ज़्यादा हॉट होगा, ये कम हॉट होगा, ये लिस्ट हॉट होगा। यहीं पे जब हम माचिस का तिल्ली देखते हैं, जब मोमबत्ती जलता है और माचिस की तिल्ली जब बीच में लगाते हैं तो नहीं जलता है, जबकि साइड में सटाएंगे तो जल जाएगा। मोमबत्ती के फ्लेम में आप इसको प्रयोग करके देखिए, जब मोमबत्ती का फ्लेम जला रहे होंगे तो हम माचिस का तिल्ली लीजिए और बाहर टच कीजिए, जैसे ही फ्लेम है तो यहाँ टच करेंगे तो जल जाएगा, लेकिन जब फ्लेम के बीच में ले जाके रखेंगे ना माचिस, तो माचिस का, क्योंकि वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर चाहिए नहीं होता है, लिस्ट हॉट होता है। चल ये आपका मोमबत्ती का केस हो गया। इस वाले में देखिए नॉन लुमिनस जोन यानी हॉट जोन होता है, सबसे ज़्यादा बाहर वाला जो जोन होता है वो हॉट जोन होता है, ये आपका क्या होगा, हॉट जोन होता है, हॉट जोन। और सबसे गर्म वाला जोन होता है, और यहाँ पे आप तिल्ली ले जाते हैं तो इजिली वे में जलता है। जब लुमिनस जोन मॉडरेटली हॉट यानी जो बीच वाला है तो मॉडरेट होता है, और डार्क जोन लिस्ट मतलब इसके नीचे वाला जो भाग होगा, सबसे बीच वाला भाग यानी सबसे अंतिम वाला भाग, वो डार्क जोन यानी लिस्ट हॉट होगा, यहीं पे तिल्ली आप ले जाते हैं तो नहीं जलता। यही मोमबत्ती की
वाला हुआ। ठीक है, पति की ज्वाला का 3 भाग होता है, आप याद रखिएगा। एक तो प्रकाशमान, एक तो केंद्रीय भाग जो दहन का क्षेत्र नहीं होता है, और केंद्रीय भाग में ही जब आप ले जाइएगा माचिस का तिली तो नहीं जलेगा। और एक होता है प्रकाशमान मंडल, और दूसरा होता है आपका प्रकाशहीन मंडल। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, किंतु इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन। एलपीजी गैस में हालांकि होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आपका एथेन भी। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों होता है। मुख्य भाग मतलब अधिकतम भाग एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ब्यूटेन C4H ब्यूटेन होता है। दाब बढ़ाने पे ये गैस, यानी दाब अगर प्रेशर दे देते हैं उस गैस पे, बढ़ाने पे ये गैस सरलता से द्रवीभूत हो जाता है, यानी लिक्विफाइड हो जाता है। इसलिए इसको हम लिक्विफाइड एलपीजी गैस बोलते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फाइड हो जाता है, इसलिए द्रवीभूत पेट्रोलियम फाइड पेट्रोल। एलपीजी क्या होता है, तो एलपीजी ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो इसमें मुख्य भाग ब्यूटेन होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछे, एलपीजी में का मुख्य भाग है या एलपीजी में सबसे अधिक पाया जाता है, तो मुख्य भाग है ब्यूटेन। अगर ऑप्शन में दे दें ब्यूटेन, टेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, तो आपको हमेशा ब्यूटेन मारिएगा। एक अगर चुनना हो तो ब्यूटेन, नहीं तो अगर तीनों का ऑप्शन दे दे, ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे कि एलपीजी गैस में होता है मीथेन, टेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और इनमें से सभी, इनमें से सभी है, तो अब आप इनमें से सभी मारेंगे क्योंकि तीनों होता है। लेकिन अगर चारों में से एक चुनना हो तो सब ब्यूटेन चुन। देखिए ब्यूटेन C4H10 ये ब्यूटेन होता है, उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल देगा। और उसमें जब आप गैस चूल्हा को जलाते हैं, गैस चूल्हा में क्या होता है, एलपीजी गैस होता है। एलपीजी गैस जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, देखिए गैस चूल्हा को हम खुला वायु में जलाते हैं, और उसी को वैसा रूम में जलाएं जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो तो गैस चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है, गैस चूल्हा नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा तो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए उसमें। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में चाहिए तो हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल देता है, हीट देता है, जिससे हम खा पाते हैं। अब देखिए एक फैक्ट और याद रखिए कि सिलेंडर से रिसाव, माने सिलेंडर से रिसाव की जानकारी हेतु गंधयुक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन 2H5S 2H5SH आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा, और एथिल मरकैप्टन का मिलाया जाता है। गैस गैस के काफ़ी उसका ज्वलन ताप कम होता है, यानी काफ़ी जलता है, तेज़ी से जलता है, कि उसके अगर गैस लीक हो ना पता चले तो हमें घटना हो सकती है। इसलिए गैस थोड़ा भी लीक हो तो हाई गंध वाला, यानी बहुत ही दुर्गंध गंध होता है, एथिल मरकैप्टन फॉर्मूला होता है C2H5S, एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है ताकि गैस का थोड़ा सा भी रिसाव हो तो हमें पता चल जाए और हम अपने सुरक्षित कर। ठीक, तो एलपीजी गैस में कौन सा गन चीज़ मिलाया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रिसाव की जानकारी प्राप्त। नोट, 1 ग्राम एलपीजी से लगभग 50 किलो, फैक्ट याद रख लीजिए, कभी आपको पूछ 1 ग्राम एलपीजी लगभग 50 किलो लिक्विफाइड पेट्रोलियम होता है, ब्यूटेन। सिर्फ पूछे क्या होता है तो ब्यूटेन मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है। सिर्फ एक पूछे तो ब्यूटेन मानिए। कुछ सिलेंडर गैस चूल्हे के बारे में डायग्राम है, देखिए गैस निकलता है पाइप के माध्यम से, तो ये ब्लू फ्लेम, फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम, फ्लेम देता है, फ्लेम देता है। तो देता है। ओके, तो आपका इसी के साथ चौथा वीडियो के साथ ही आपका केमिस्ट्री का पहला सब्जेक्ट जो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तक समाप्त होता है, और इसके बाद आपका इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।